हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। अगर आप अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज हम कक्षा 9 के लिए गणित में जो पहला चैप्टर है, मैंने इसका पहले कोर्स का वीडियो बनाया था। कौन क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे उसको मैंने सारी चीजें बता दी हैं, और उसी के अंतर्गत पहला जो चैप्टर आता है वो आता है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की जो आधारभूत यानी जो बेसिक जानकारी है, अगर वो नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने एक छोटा सा वीडियो ये बना रहा हूँ जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि आखिर संख्या पद्धति में कौन कौन सी चीजें हमें आना अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी जिनसे हम गणना करते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गणना हम किससे करते हैं? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 से। तो यही आपकी हो गई प्राकृतिक संख्याएं, या इन्हें अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या जो है सबसे छोटी कौन होती है? चूंकि वो स्टार्ट 1 से होती है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई 1। और सबसे कोई बड़ी संख्या पूछे, चूंकि प्राकृतिक संख्या का ये नेचर है कि उसमें एक संख्या जोड़ने पर एक नई संख्या बन जाती है, तो आप कभी भी ये संख्या समाप्त नहीं होगी, यानी अनंत होगी संख्या, इसलिए इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखना संभव नहीं है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि सबसे छोटी संख्या हमारी 1 होती है, और जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिसे हम लिख नहीं सकते। अगला हम बात करता हूँ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब हम 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये तो लिख लेते हैं, लेकिन ये संख्याएं पूर्ण नहीं होती बिना जीरो के। इसलिए अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला देते हैं तो वो जो संख्याओं का एक समुच्चय बनता है, एक सेट बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। इंग्लिश में याद रखेंगे होल नंबर, और हिंदी में पूर्ण संख्याएं। तो अगर इसमें सबसे छोटी संख्या की बात करी जाए पूर्ण संख्या की, तो वो होती है 0। और इसमें भी चूंकि नेचुरल नंबर ही होते हैं, तो बड़े नंबर्स में कभी भी इसका हम बड़ा नंबर फाइनली नहीं लिख सकते, इसलिए इसके सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगला आता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो जब हम संख्याओं में 0 मिला लेते हैं 1 2 3, लेकिन फिर भी संख्याएं पूर्ण तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इसके लिए भी मुझे -1 -2 -3 की भी जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हो कि पूर्ण संख्याओं में अगर हम निगेटिव संख्याओं को और जोड़ दिया जाए, निगेटिव पूर्णांक को जोड़ दिया जाए, तो ऐसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इन्हें अगर हम नंबर लाइन पर व्यक्त करते हैं तो ये 0 होता है, दाईं ओर 1, फिर 2 3 इस ओर ऐसे, और इधर -1 -2 -3, और ये भी अनंत तक जाती है। तो इनको हम लोग कहते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट रेशनल नंबर्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा याद कर लें, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं जो है हमारी जो परिमेय संख्या होती है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर P/Q अगर 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट आएगा, और ये इनफाइनाइट जो नंबर है ये हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि P/Q के फॉर्म में तो हो, बट कभी भी Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी और P और Q दोनों पूर्णांक हों। पूर्णांक का मतलब है 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, माइनस, यानी इसमें प्लस माइनस और ऋण संख्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन Q को 0 ना लिखा जाए। आपको यहाँ पर याद रखना है पाई जो है एक ये अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई बराबर होता है बच्चों 22/7। ये आपकी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि पाई का मान 22/7 जो होता है ये पूर्ण नहीं है, लगभग लिखा गया है, क्योंकि 22/7 को अगर हम व्यक्त करोगे तो ये पूर्णांक में आगे जाके रिपीटिशन आ जाएगा, इसलिए पूर्णांक ये जो हमारी संख्या है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि 22/7 ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई इसका चूंकि मान है, बच्चे समझते हैं अगर पाई अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगी। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रकार है सम संख्या।
या हम लोग इवन नंबर कहते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त होती हैं। वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती, 2, 4, 6, 8, 10। जो संख्याएं सम नहीं होती यानी जो 2 से विभक्त नहीं होती वो हो जाती हैं आपकी विषम संख्या। उनको अंग्रेजी में हम लोग ऑड नंबर्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्याएं, या उन्हें कहते हैं अंग्रेजी में प्राइम नंबर। वे ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं, एक व स्वयं, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल 2 ही नंबर से कटती हैं, एक तो 1 से और स्वयं से। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। 2 सम जरूर है लेकिन ये संख्या स्वयं, ये जो सम जरूर है लेकिन ये अभाज्य संख्या, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये संख्या 2 है। देखिए 2 केवल 1 से कटती है और 2 से कटती है, 3 भी 1 से और 3 से अपने से कटती है, इसके अलावा अन्य किसी से विभक्त नहीं होती, इसलिए अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है? इसकी उल्टी, यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो यानी 3 हो, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं? हमारी भाज्य संख्या है। जैसे अगर हम 4 ले लें, 4 हमारा देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी और 4 से, कम से कम 3 हो गए। 6 देखिए 1 से कट रहा, 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, 6 से कट रहा है। अगर आप 12 ले लीजिए, 12 देखिए 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से। तो इससे देखिए कितने गुणनखंड हैं, ढेर सारी संख्याओं से ये विभाज्य हो रहा है। तो ये कैसी होगी? भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या के लिए आपको याद रखना है वे ऐसी संख्या जो 3 या 3 से अधिक से कट जाती हैं, विभाज्य हो जाती हैं, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। अगला आपका सह अभाज्य संख्या है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी ऐसे 2 जोड़े जो आपस में केवल एक के अलावा किसी से नहीं कटते, चाहे आप 8, 9 ले लें, चाहे 11, 13 ले लें, चाहे आप यहाँ 18 और आप कोई ऐसा ले लें जो संख्या मान लिया कोई भी मान लिया 8 ले लें, नहीं ये तो खैर 2 से कट जाएगी, 19 ले लें। ये देखिए सारी संख्याएं आपकी कैसी हैं? सहअभाज्य संख्या, यानी वे ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य इनका गुणनखंड ना हो, ठीक है, किसी अन्य से न कटे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे बहुत कम ही जानते हैं, संपूर्ण संख्याएं या परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो संख्याएं जिनके सभी अपवर्तकों का गुणन योगफल उस संख्या के दोगुना हो, वो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या है? जैसे 6 है, 6 1 से कटती, 2 से कटती, 3 से कटती, 6 से कटती। अगर आप इनको जोड़ोगे तो इसका एडिशन 12 आएगा। देखिए 6 3 9, 2 11, 1 12। तो क्या कह रहा है? अगर हम ऐसे ही 28 आप ले लोगे, 28 1 से कटता है, 2 से, 4 से, 7 से और 14 से, 28 से, इनको जोड़ोगे तो इसका जोड़ 56 आएगा। तो ये कह क्या रहा है कि परफेक्ट संख्या वो संख्या होती है जिनके अपर्तनांक यानी जिनके जो उसके संभव गुणनखंड हैं, जिनसे वो कट सकती है, उनका अगर एडिशन किया जाए वो इससे अगर दूना आता है तो ऐसी संख्या परफेक्ट संख्या कहलाती है। आपको दे देगा 6 है, 24 है, 28 है, या इनमें से कोई नहीं, या कोई और दे दिया इसमें से सॉरी ये 16 कर दिया, इसमें कौन ऐसी संख्या है जो आपकी संपूर्ण संख्या? तो यहाँ 28 होगी, बाकी कोई भी संख्या नहीं होगी। आप कोई और भी संख्या ले सकते हो, जैसे 4 ही ले लो, 4 1 से कटती है, 2 से कटती है और 4 से, लेकिन इसको जोड़ोगे तो ये देखिए आपका 7 आया, जो कि इसका 8 का 4 का दूना नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट संख्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो चीज मैंने आपको पिछले पेज पर बताई थी वही बात यहाँ पर ये लिखी गई है। जोड़ का तस्तमक, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, किसी भी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो है 0। तो जोड़ का तस्तमक 0 होता है। क्यों? आप 1 में 0 जोड़ें 1 ही आएगा आपका, चाहे -1 में 0 जोड़ें तब भी आपका -1 आएगा। तो ऐसी संख्या जिसे हम किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो है हमारी 0। अगला आता है गुणन का तस्तमक, यानी वो ऐसी कौन सी संख्या जिससे हम गुणा करें, गुणा पर कोई भी फर्क ना पड़े। जैसे 4 है, 4 को हम 1 से गुणा कर दें 4 ही आएगा, 0 को हम 1 से कर दें 0 ही आएगा, या हम 11 को 1 से कर दें 11 ही।
तो इसका मतलब ये हो गया गुणा का तस्तमक। याद रखना है कि योग का तस्तमक 0 होता है, गुणा का तस्तमक 1 होता है। आपको इसकी परिभाषाएं भी याद रखनी होंगी। योज प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, यानी एडिटिव इनवर्स वो होता है जो किसी संख्या में ऐड करने पर उसकी वैल्यू 0 कर दे। जैसे 6 है, 6 में अगर हम -6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 - 6 यानी 0। इसका मतलब 6 का एडिटिव इनवर्स -6 है। अगर कोई पूछे 1/2 का क्या है, तो ये -1/2 का। आपको याद रखना जो भी चीज है, जो भी संख्या है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। जैसे -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +8 होगा। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है गुणा का तस्तमक, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसी कोई एक संख्या जिसको हम उससे गुणा करने पर उसकी वैल्यू 1 बन जाए, उसको बोलते हैं गुणन का तस्तमक। जैसे आप लिखोगे 3/4। अब 3/4 को हम इसके अगर प्रतिलोम से यानी 4/3 से गुणा कर दें, देखिए इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब आप इसी प्रकार से समझ सकते हो 6 का प्रतिलोम क्या होगा, 1/6। 6 काटोगे 1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से -2/3 का क्या होगा, -3/2, यानी इसी को पलट के आप इंटू में लिख देंगे और इन दोनों को काटेंगे तो -1 आएगा और उनकी मल्टीप्लिकेशन 1 आएगी। यानी एक ऐसी संख्या, किसी भी संख्या को उस संख्या से गुणा किया जाए जिससे उसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाए। और अगला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी पूर्ण संख्या का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक संख्या के संख्यात्मक मान होता है या चिन्ह पर बिल्कुल प्रभाव नहीं डालता, यानी प्लस है तब भी प्लस, माइनस है तब भी प्लस। जैसे +5 का निरपेक्ष मान 5 होगा, -5 का निरपेक्ष मान भी 5 होगा। -2/3 ये निरपेक्ष के लिए ऐसा साइन है और जब इसके बाहर लिखोगे इसकी वैल्यू वो सीधे सीधे पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है पूर्णांकों की गुणा। तो आपको मालूम ही है पूर्णांक जैसे 3 × 4, अगर हम इन दोनों पूर्णांकों को पॉजिटिव हैं उनकी अगर हम गुणा करते हैं तो ये यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा सदैव धनात्मक ही आता है और दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा भी धनात्मक ही आता है। 3 × -4 तो 4 3 12 माइनस माइनस प्लस। और ये भी मालूम होगा कि एक प्लस और एक माइनस की अगर हम गुणा करते हैं तो वो सदैव आपकी माइनस आती है। तो चाहे प्लस माइनस, चाहे हम प्लस और माइनस गुणा करें या माइनस और प्लस की गुणा करें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको याद रखना है प्लस और प्लस की गुणा प्लस ही आती है, माइनस और माइनस की गुणा बच्चों ये भी प्लस होती है, माइनस और प्लस की गुणा भी माइनस होती है और प्लस और माइनस की गुणा भी माइनस होती है। यानी जो सेम सेम होते हैं, सेम साइन, प्लस प्लस माइनस माइनस, उनकी गुणा पॉजिटिव, बाकी प्लस माइनस या माइनस प्लस की माइनस होती है। ये चीज आपको याद रखना। इसके बाद कोष्ठक। कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं। एक रेखा चिन्ह जिसको हम वेरिकुलम बोलते हैं, ये छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। और इसके अलावा इन्हें कैसे हल किया जाता है, तो सबसे पहले आपका वेरिकुलम हल किया जाता है। जैसे 3 - 4 है, अगर इसके ऊपर लगा है तो इसका मतलब ये सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, भले ही वो प्लस माइनस में हो। बाकी आपको मालूम होगा इसको हल करने के लिए जो है इसमें बोर्ड मास का प्रयोग किया जाता है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ये आपको याद होगा, नहीं याद है तो इसे आप लोग जरूर देख लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब मैं कुछ विशिष्ट आपको पैटर्न की बात करता हूं और उनके जोड़ने की बात करता हूं जिन पर आपके प्रश्न आते हैं। जैसे दिया n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, जैसे 1 + 2 + 3 + 4। कभी कोई कह दे 100 तक जोड़ो, ये जोड़ना संभव नहीं है। या एक से कोई कह दिया 10 तक जोड़ो, तो याद का रखना है अंतिम अंक और अंतिम वाले में एक जोड़ के उसका आधा कर देना है। यह फार्मूला याद रखना, n × n + 1/2। एक से 100वां कह रहा है तो इसका मतलब 100वां n हो गया और उसके आगे 100 में एक जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे। 100% आप इससे जो है n लगातार
प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हो, जिसका फार्मूला ये दिया गया है। और अगर आप 1 से 10 तक का जोड़ देखोगे तो वो 55 ही आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी टेबल को जोड़ना है, मान लिया 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, तो आप लिखते क्या हो? सपोज कर लो मैं 5 की टेबल जोड़ना है, तो आप 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, 55 25 और ऐसे 5 दहम 50 लिख लोगे। अब आप 5 कॉमन करोगे तो 1 धन 2 धन 3 धन 4, अप टू 10 तक लिखना पड़ेगा बच्चों। तो आप 1 से 10 तक का जोड़ होता है n इंटू एन प्लस 1/2, अभी बता चुका हूं। और जिस जो पहाड़ा हो उससे आप उसको गुणा कर दोगे, वो x मान लीजिए। तो यहीं पर देखिए लिख दिया गया है, किसी के पहाड़े को अगर आपको जोड़ना है, जैसे x के n पहाड़े का योगफल जितने तक आपको करना है, 1 से लेकर दहम तक 20 तक भी करना, उनका भी आप जोड़ कर सकते हो। अगला आता है, अगर आपको n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग अगर जोड़ना, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे अप टू 10 तक का वर्ग, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इसको आप सिर्फ इतना याद रखिए, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6 वर्ग तक का भी आप जोड़ यहाँ से निकाल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बहुत छोटा लें, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अब देखिए क्या करोगे, इसका लिखोगे 1 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9। तो आपका अगर जोड़ यहाँ से देखते हो तो आपका 9 4 13 14 आएगा, और नहीं तो आप 3 संख्याओं का लगातार है तो आप यहाँ से रख दोगे, यानी 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/6। आप आराम से देखिए वही जोड़ आएगा, 3 आ गया और इधर है आपका 4 आ गया, 2 3 6 7 आ गया, बटे आपका 6 आ गया, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 एकम 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, जो कि अभी आप देख रहे थे 14 आया। इस विधि से भी आपका 14 आएगा। तो ये केवल आपको फार्मूला बच्चों याद रखना। और लास्ट हमारे पास है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अगर घन है, मतलब 1 का घन, 2 का घन और 3 का घन, इनका अगर जोड़ निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, जो सम का फार्मूला लगाते थे n इंटू एन प्लस 1/2, जितना आए उसका वर्ग कर देना बस। जैसे यहाँ 3 तक का जोड़ रहा है तो 3 इंटू 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 इंटू 3 1 4, 4/2 का स्क्वायर, 2 एकम 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 का वर्ग, 6 छरम 36। चाहे आप ऐसे देख भी सकते थे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 1 का 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 तिया 27, 27 एक 28, 28 और 8 आप जोड़ोगे 36 आएगा, जो कि इसकी भी पुष्टि हो गई है। तो कुल मिला के अब हम इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज कराएंगे। आपको मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। जय हिंद, वंदे मातरम।